नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर बाकी सब कुछ तो ठीक है, अब निशाने पर सीधे जो है वो जुडिशरी आ गई है। निशिकांत दुबे का बयान तो मुझे लगता है सबको याद होगा। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि इस देश में गृह युद्ध कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना जिम्मेदार है। वहां तक ठीक। उसके बाद धनखड़ साहब जिस तरीके से बैटिंग करने उतरे थे वो दृश्य भी याद होगा। इतना ही नहीं है, ये तो जुडिशरी की बात हो गई। अभी संविधान को लेकर के जिस तरीके की एक कोशिश लगातार चल रही है, 400 सीटें मांगी गई कि संविधान बदला जा सके। बहुत जो है इसको लेके खूब हो हल्ला मचा, विपक्ष ने मुद्दा बनाया। फिर फाइनली मोदी जी ने आकर के संविधान के आगे वो नतमस्तक होते हुए दिखाई दे गए, नतमस्तक हुए, सर झुकाया उन्होंने, इत्यादि इत्यादि। जो वो करते हैं वो तो खैर उनका अपना हिसाब किताब है। अब उसके बाद जो है विवेक देवराय साहब अब तो रहे नहीं। उन्होंने एक संविधान बदले जाने की किस तरीके से एक वो कायदे से कहा जाए तो एक प्रस्ताव देश के सामने रख दिया था कि क्यों जरूरी है, अपने एक लेख के माध्यम से। अब सुप्रीम कोर्ट के अब जजों की मौजूदगी में ये बात कही जाने लगी है कि देश के विकास में अगर सबसे बड़ी कोई रुकावट है, बाधा है, तो वो जो है वो जुडिशरी सिस्टम है। कहां बैठे हैं सर हम? देश का संविधान कहां गया? न्यायपालिका कहां गई? ये हो क्या रहा है? खुद मोदी जी भी कह दिया, मोदी जी ने भी ये बात कह दी गुजरात के अपने इसी दौरे में कि ये बदलाव का समय है और कानून जो है वो बदला जाना चाहिए। यानी संविधान के बाद अब कानून का नंबर आया। संविधान में सब संशोधन बदल दो, जो कानून है उनको खत्म कर दो, नया संविधान लाओ, नया कानून लाओ, नया विधान लाओ, अपने तरीके से देश चलाओ। एक तरफ राहुल गांधी वोट चोरी का जो है वो गीत गा रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ तो वोट चोरी से आगे बढ़ करके भाजपा, नरेंद्र मोदी जी और उनका पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। कुछ दिन पहले आपको याद है एक अपने नीति आयोग में एक दुर्दांत प्रतिभा होती थी। कल भी उन्होंने ट्वीट किया जो ट्रंप ने H1B वीजा पे किया। उन्होंने क्या कहा था? टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। वो मोदी जी के प्रमुख सलाहकार थे, सबसे प्रमुख सलाहकारों में से एक। उन्होंने कहा टू मच ऑफ डेमोक्रेसी, तो वो एक चीज हुई और सारे देश ने उसको देखा। उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं, फिर जब चुनाव आया तो उस समय क्या था कि संविधान बदलना जाना चाहिए। संविधान बदलने की मंशा आज से नहीं है। जब ये संविधान बन रहा था, जब बन के हटा था, उस समय आपको याद है रामलीला मैदान में किसने अम्बेडकर के साहब के पुतले जलाए थे और क्या कहा था कि साहब इस संविधान के अंदर भारतीय क्या, भारतीय संविधान के बारे में पूछा था कि इसमें भारतीय क्या है। तो उसके अंदर जो ये सारा चीज है, इसको अपने को देखना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का, इसके सदस्य हैं संजीव सन्याल। आज कल जब ये बात कर रहे थे शनिवार को, तो इन्होंने क्या कहा कि भारत की न्याय प्रणाली, ध्यान से सुनिएगा, कोट एंड कोट, भारत की न्याय प्रणाली देश की विकसित अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा में सबसे बड़ी बाधा है। विकसित अर्थव्यवस्था, और वो बननी कब तक है? पोस्ट डेटेड चेक है 2047 का, याद रखिए। न्याय प्रणाली और कानूनी पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम, विशेष रूप से न्याय प्रणाली, मेरे विचार से अब विकसित भारत बनने और तेजी से आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा है। सान्याल ने ये बात कल कहां कही? भारतीय माध्यमिकता संघ है, उसने एक ऐतिहासिक संवाद न्याय निर्माण 2025, इसमें ये कहा उन्होंने। और इसके अंदर कौन मौजूद था? मनमोहन, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है मनमोहन, और पंकज मित्तल, दोनों की मौजूदगी थी। उनके मुंह पर उन्होंने ये कहा कि बेसिकली जो विकसित भारत का सपना है उसको पूरा करने में समस्या किसकी है? न्यायपालिका की। और प्रधानमंत्री जी कल भावनगर में थे, उन्होंने भी यही कहा कि भारत के अंदर, इतने शब्दों में नहीं कहा, वो बड़े चूजी हैं शब्दों को लेकर के, अपने हिसाब से खेलते हैं, तो क्या कानून में बदलाव लाने का चाहिए। तो मैं आपको शुरू से क्या बात कहता हूँ कि देखिए राम प्रकाश जी, समय का फेर है, नंबर सबका आएगा, कोई नहीं बचने वाला। इस देश की विधायिका का, संसद से लेकर के विधानसभा तो क्या हाल हो गया है, कोई मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनका संचालन नहीं करती, संसद देख लीजिए, लोकसभा राज्यसभा देख लीजिए, राज्यसभा का इतना सब करने के बावजूद भी किस गति को प्राप्त हुए, धनखड़ साहब का भाषण देख लीजिए। और धनखड़ साहब को आप आइसोलेशन में मत देखिए, इस देश का दूसरा सर्वोच्च पद है, दूसरा। उनको क्या गलतफहमी रही होगी कि मुझे कौन हटा देगा, मुझे तो हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ेगा या इस तरीके का लाना पड़ेगा। और पलक झपकते ही आप उनको ढूंढते रह गए और अब तक भी ढूंढ रहे। देखा जरूर आपने उस दिन नए उपराष्ट्रपति जब शपथ ले रहे थे राष्ट्रपति भवन में, आपको उनके दर्शन मैंने जरूर करवाए थे।
लेकिन उनके मुंह से कोई शब्द नहीं सुना आपने। और वो कौन थे? वो संघ के सबसे बड़े स्वघोषित एकलव्य थे। तो वो एक जो उदाहरण है, उसका मतलब समझिए आप क्या है कि जब देश के उपराष्ट्रपति को पलक झपकते ही रवाना किया जा सकता है, तो फिर बाकी सबका क्या हो सकता है? इससे पहले ये कोई पहला अवसर नहीं और आखिरी भी नहीं। सीबीआई डायरेक्टर का आपको ध्यान होगा, जिस तरीके से रातों रात दिल्ली के अंदर आधी रात को एक तरीके से कू हुआ, एक तरीके से तख्ता पलट हुआ। किस तरह की परिस्थितियां थी उस समय देश की, आपको भी ध्यान होगा, आप सीनियर आदमी। नंबर एक। उसके बाद अशोक लवासा साहब, अरुण गोयल जो चुनाव आयुक्त थे, कहां चले गए, क्यों चले गए, पता ही नहीं लगा। ये देखना पड़ेगा आपको कि ये मंशा क्या है। अल्टीमेटली जो आरएसएस का पिछले 16 साल अब चल रहा है, एक मंशा है, वन नेशन और वन लीडर। ये वन नेशन वन इलेक्शन सब ये सब ऐसे ही फर्जी। हकीकत क्या है? वन नेशन और वन लीडर। आपने बड़े चुटकुले देखे होंगे, जब चीज ऑब्जर्व करने बैठेंगे ना, आपको बहुत हंसी आएगी। हमारे देश के पूरे सिस्टम, वन नेशन नो इलेक्शन, वन नेशन नो इलेक्शन का वो कोड चलता है बकायदा। अल्टीमेट दिशा वो है वन नेशन नो इलेक्शन। वो तो मुझे और आपको फुसलाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन। वो अल्टीमेटली नो 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 इलेक्शन वन लीडर, ये जाना वहां पर। और इसकी प्रेरणा कहां से मिलती है? चाइना से मिलती है, नॉर्थ कोरिया से मिलती है, रशिया से मिलती है, ये वहां से मिलती है। और आपने अभी बर्थडे पे देखा जिस तरीके के पूरे सीन थे। एक इंटरेस्टिंग चीज देश भूली है कि जब मोहन भागवत जी का वो था, जन्मदिन था, तो मोदी जी ने सारे देश के सभी भाषाई अखबार, हिंदी इंग्लिश, सब में उनके लिए लिख लिया। और जब मोदी जी का जन्मदिन आया 2 दिन पहले, तो जो मोहन भागवत का ट्विटर हैंडल देख रहा था मैं, उस पर मोदी जी को बर्थडे की शुभकामनाएं दी गई। देखा आपने, ऑब्जर्व किया? तो मोदी जिसके लिए लेख लिख रहे आधे आधे पेज के, सारे अखबारों में प्रायोजित करके, हिंदी और इंग्लिश और तमाम भाषाओं में, उसमें क्यों? अगर उन्होंने ये बधाई दे दी होती तो उसमें फिर ये होता कि ये दोनों एक है। और इनको क्या रखना है कि पक्ष और विपक्ष, पक्ष भाजपा है और विपक्ष आरएसएस है, और ये राहुल गांधी वगैरह ऐसे ही। जो ये सान्याल ने कहा, इसकी बैकग्राउंड देखिए आप क्या है। भारत के अंदर आज की तारीख में मोदी 2014 में जो भी सपने दिखा के, रोजगार से लेकर के, महंगाई से लेकर के, विदेश नीति, डंकापति, फलाना, सामरिक नीति, पाकिस्तान को ये कर देंगे, चीन को लाल आंख दिखा देंगे, हर मुद्दे पर सरकार औंधे मुंह गिरी, हर मुद्दे पर। और ऊपर से अब मुद्दा क्या आ गया? वोट चोरी का। वोट चोरी पर अगर एक कोई जवाब लॉजिक के साथ दे पाए तो वो बता दीजिए। जवाब है ना। ऐसे में क्या करना पड़ेगा? ऐसे में ऐसे मुद्दे छेड़ दो आप जिनका कोई सिर पैर ना हो, जो लोगों की समझ में ही ना आए। तो उसका सिंपल तरीका क्या है कि टू मच डेमोक्रेसी छेड़ दो। टू मच डेमोक्रेसी के बाद संविधान बदलने की बात छेड़ दो। बेसिकली जो एक और शीर्ष अधिकारी ये जो कह रहा है ना, ये वैसे नहीं है। ये एक अल्टरनेट पैरेलल नैरेटिव छेड़ने की जरूरत है, ताकि लोगों का ध्यान ट्रंप की जो ये H1B वीजा है उससे हट जाए, टैरिफ पॉलिसी से हट जाए, जो सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ हुआ है वो उससे हट जाए। जितनी भी चीजें भारत सरकार की नाकामी है उन सब से ध्यान हट जाए, और नैरेटिव क्या बने कि देश में संविधान बदलना चाहिए। भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो संविधान को बदलना पड़ेगा। न्याय प्रणाली दोषपूर्ण है। बताइए ऐसी न्याय प्रणाली से बेहतर और क्या होगी कि आपने पूरा देश 11.25 साल में सारे संसाधन लुटा दिए अपने दोनों एज को। नाम लेना तो आपने कल मना किया था, तो हमारे गौतम भाई, हमारे मुकेश भाई कह सकते हैं मेरे ख्याल में, सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ उनके लिए है। न्याय प्रणाली तो आज तक कहीं नहीं रोका। बीच में पूछ लेना चाहता हूं मैं, इस बात को कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन जरा एक चीज समझा दीजिए मुझे। अभी बीते दिनों से हम लगातार ये देख रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे पूरे देश में पॉपुलर हैं। अमित शाह का वीडियो आपने शायद देखा होगा, जिस तरीके से बिहार में गए, जब उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी अभी यहाँ से, राहुल बाबा अभी यहाँ से यात्रा करके गए हैं, क्या करने आए थे यात्रा में? तो बिहार के लोगों ने कहा कि वोट चोरी पर वो यात्रा थी। उन्होंने जवाब दिया, अमित शाह के तो तोते उड़ गए थे एकदम से कि ये क्या बता दिया लोगों ने। ऐसे में क्या ये सारे नैरेटिव आज, चाहे वो H1B वीजा हो, कानून बदलने की बात हो, संविधान बदलने की बात हो, राहुल गांधी साफ तौर पे संविधान दिखा रहे हैं ना कि ये नहीं बदलने देंगे, सारी कुर्बानियां दे देंगे। कुर्बानियों का इतिहास रहा है, वो बार बार उसको गिनवा देते हैं। क्या ऐसे माहौल में ये सारे मुद्दे, वोट चोर गद्दी छोड़ नारे को किनारे कर पाएंगे, दबा पाएंगे? वोट चोरी के आरोप और उनके लगातार हो रहे खुलासों से देश का ध्यान हटा पाएंगे? राम प्रकाश जी, मोदी जी ने एक इकोसिस्टम देश में ऐसा बनाया है पोमेरिन मीडिया के जरिए। वो जो चाहते हैं उस चीज को टेक्स्ट से बाहर कर देते हैं, और जो चाहते हैं उसको फ्रॉम नोवेयर ले आते हैं। अरे भाई, जिस देश के अंदर 10 दिन तक एक मुद्दा चल जाए कि इंडिया का नाम बदल के भारत कर दे,
देखा नहीं आपने? इसका कोई सिर पैर था? जब सरकार बुरे तरीके से फंसती है तो इस तरह की नॉनसेंसिकल चीज को भी 10 दिन तक ये मीडिया चला देता है और उसके पक्ष में खड़ा होता है बाकायदा। सरकार के नैरेटिव को पैडल नहीं करता, रन करता है डे इन एंड डे आउट। ये बात लेकिन और मीडिया की नहीं, आम जनता की है सर। आम जनता नहीं के नहीं बीच में क्या है? मीडिया तो अभी भी आप नेपाल में इतना बड़ा, सर इतना बड़ा कांड हुआ नेपाल में, जब यहाँ लोगों ने सवाल उठाए तो मीडिया ने पैकेज चलाना शुरू किया कि यहाँ ये इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ मोदी प्रधानमंत्री हैं। नहीं नहीं राम प्रकाश जी, अपनी नीतिगत विफलताओं को छिपाने के लिए जो एक सिस्टम डेवलप किया जाता है ना, उसके जरिए राज कर रहे हैं। कोई मॉरल अथॉरिटी थोड़ी बची हुई है। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर वोट चोरी के आरोप लग रहे, और चुनाव आयोग ये भी नहीं कह पा रहा कि हम जांच ही करा लेंगे। आप वैसे ही कह दीजिए कि हम जांच करा लेंगे, उसकी बजाय आप शिकायतकर्ता को कह रहे हैं कि तुम एफिडेविट दो। और फिर हालत ये होगी कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शर्मनिरपेक्ष व्यक्ति, जो जिसके पूरी एक सम्मान है चुनाव आयोग का, वो ये कहता है कि विपक्ष का नेता 7 दिन में माफी मांगे। ये संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की भाषा होती है कि आप उस बात को समझिए कि वो करना क्या चाह रहे हैं, कि सवाल का जवाब ना देना पड़े, सवाल पूछने वाले को एम्बेरेस कर लो, उसको घेर दो। तो उसको नैरेटिव में क्या आया काउंटर में, आपने देखा कि राहुल गांधी मलेशिया में घूम रहे हैं, एक वो देखा आपने। उसके 2 दिन बाद आपने क्या देखा कि सीआरपीएफ ने चिट्ठी लिखी, किसको? खड़गे साहब को। 2 दिन इस पे निकाल दिए। सो हर दिन एक नया सिलेबस ला करके मूल मुद्दे पर बात नहीं करने देना। असली बात यह है सरकार का जो पूरे का पूरा है नीतिगत बदलाव की बात, कि न्याय प्रणाली बीच में विकसित भारत, विश्वगुरु भारत 2047 में बनना है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपने कह दिया कि नीतिगत विफलताओं को ऊपर कोई बात नहीं करेगी। इस सरकार ने जिसको न्यायिक सुधार कहते हैं, उसके लिए आज तक क्या काम किया है? कोई ये बताएगा सरकार ने? आप कह रहे हो कि न्याय प्रणाली आपके रास्ते में बाधित है। आपने अपने प्रवक्ता तक तो हाई कोर्ट्स के अंदर नियुक्त करवा दी। तमिलनाडु के अंदर आपने देखा, महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तमाम जो फैसले और तमाम तरह की टिप्पणियां रही, जो अंकल जजेस का मामला है सारा, कि आप एक जो मेरिट पे जो जाना चाह रहा है उसका तो वारंट 3 साल में नहीं होने देंगे। और जो आपकी पसंद का है, सुप्रीम कोर्ट में जिसकी अपॉइंटमेंट चैलेंज हो गई है, उसका 1 घंटे में अपॉइंटमेंट का वारंट निकलता है। सुप्रीम कोर्ट में सुबह 11:15 बजे हियरिंग है और 11 बजे उसको ओथ दिला दी जाती है। ये न्याय प्रणाली में सुधार करेंगे? ये कौन सा विकास करना चाह रहे हैं? इन्होंने जो विकास किया वो तो 2 का किया है। हमारे हमारे गौतम भाई, हमारे मुकेश भाई, इसके अलावा किसी भाई का विकास किया हो, देश का कोई विकास किया हो? पूरी दुनिया के तमाम वाइटल ह्यूमन इंडेक्स के पैरामीटर्स पर 2014 में आप कहां खड़े थे, 2025 में आज कहां खड़े हैं, और 2047 में कहां जाएंगे? कोई रोड मैप है? रोड मैप केवल एक है कि हमारे गौतम भाई दुनिया के सबसे रईस आदमी बनाए जाने हैं। और आपको ध्यान हो तो एक दौर ऐसा आया था, कुछ दिन वो दुनिया के सबसे रईस आदमी रहे, वो इवेल्युएशन के आधार पर। लेकिन उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां हुई वो सब कुछ। तो जब आपका पर्पस क्या है, अल्टीमेटली कहां पहुंचेगा? जो आपने शुरुआत की ना, वन नेशन वन लीडर, तो एक पक्ष है जो आरएसएस की अवधारणा है, और वो नेता भी जो है ना, वन नेशन वन लीडर, वो नेता नहीं है, उसको भगवान के रूप में पूजा भी जाना है। ये भी ध्यान रखिएगा, अगला स्टेप वो है, उसको पूजा भी जाना है। उस नेता से कोई सवाल नहीं किया जा रहा है, उस नेता की कोई जवाबदेही नहीं की जानी। ये सारा उस पैकेज का हिस्सा है। और जो सवाल पूछेगा उसको देशद्रोही बता करके उसको सलाखों के पीछे भी भेजना है। ये भी उसी लार्जर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो सवाल ये है कि आप किसी भी चीज के अंदर किसी भी चीज के अंदर आप कुछ भी करते रहिए, उस मुद्दे को जब आप न्यायिक सुधार की बात करते हो तो आपका विजन क्या है वो तो बता दीजिए। कभी आप किसानों के बिल ले आते हैं ये कह के कि ये मास्टर स्ट्रोक है, आंदोलन होता है तो उसको विड्रॉ कर लेते हैं, वो भी मास्टर स्ट्रोक है। आपने जितने यू टर्न किए देश में आज तक, उसका किसी का कोई लॉजिक था? किसी की कोई रीजनिंग थी? केवल और केवल जो मोदी ने कर दिया वही ठीक है। फिर तो डेमोक्रेसी बचेगी कहां? और वो डेमोक्रेसी नहीं सुहा रही है। राहुल गांधी के और किसी भी वेल मीनिंग आदमी के सवाल नहीं सुहा रहे, इसलिए ये अल्टरनेट नैरेटिव लाए जाते हैं रोज फ्रॉम नोवेयर। मोदी जी का देखिए शौक क्या है, मोदी जी को बन ठन के रहना है, रोड शो करने हैं, भाषण देने हैं, टेलीप्रॉम्प्टर से ज्ञान बगाड़ना है, विदेशों में जाकर ठाके लगाने हैं, नेताओं के गले पड़ना है और सवालों के जवाब नहीं देने हैं। अगर हम इन 11.25 सालों के बाद भी ये नहीं समझ पा रहे हैं तो ये गलती हमारी है। यहाँ पर देश संविधान बदलने की जरूरत नहीं है, कानून बदलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक बहुत गंभीर लीडरशिप बदलने की जरूरत है। और चूंकि राहुल गांधी तो चुनौती हमारे आपके हिसाब से ना, ये तो हमारे आपके हिसाब से या देश की बहुसंख्यक जनता के हिसाब से 37% आबादी वोटर के हिसाब से अगर हम देखें मतदाता के लिहाज से, तो 37% मतदाताओं को छोड़ करके बाकी जो मतदाता है उनके लिहाज से ये जरूरी है कि लीडरशिप परिवर्तन हो।
लेकिन भाजपा के लिहाज से जो जरूरी है, सत्ता में बने रहने के लिए, अपने हिसाब से सत्ता चलाने के लिए, अपने हिसाब से देश चलाने के लिए, A1 A2 को हर तरीके से फायदे पहुंचाने के लिए, आखिर जरूरी है ना कि जुडिशरी सिस्टम पे कब्जा हो। क्या ये जो संजीव सान्याल का बयान है, इसको भी हम जगदीप धनखड़ साहब और निशिकांत दुबे के बयान के ही क्रम में जोड़ करके देखें कि वो जुडिशरी सिस्टम में जिस बदलाव या जिस कब्जे की बात करना चाहते थे या जो कब्जा चाहते हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं सान्याल, और उसको कहीं ना कहीं मजबूत कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल मोदी की सरकार इस पूरे सिस्टम को चेंज जरूर करेगी। एक उदाहरण महाराष्ट्र के हाईकोर्ट में दिखा भी, जब वो अपने प्रवक्ता को लेकर के आ रहे थे, या कुछ ऐसे आवेदन जिसके बारे में आपने भी बात की थी, ऐसे ऐसे जज बनाए जा रहे हैं जो किस किस सन में जाकर के सीजीआई बनेंगे ताकि सिस्टम अपने कब्जे में रहे। नहीं राम प्रकाश जी, इसी को समझने की जरूरत है। बस ये जो बिल्डअप है ना, आप समझिए, जो ये श्रीमान सान्याल साहब कह रहे हैं ना, ये वुड बी धनखड़ है। बस इन्होंने अपने आप को घोषित नहीं किया है कि मैं आरएसएस का एकलव्य हूं, और ऐसे इनके पास तमाम ऐसे एकलव्य, अमिताभ कांत क्या थे, कहने के तो ब्यूरोक्रेट थे, नीति आयोग के सीईओ थे, और वो भला आदमी इतने साल तक नीति आयोग में रहने के बाद उसको आज याद आया कि जो ये ब्रेन ड्रेन था, जो अमेरिका के अंदर लाखों बच्चे हमारे काम कर रहे थे, वो भारत में आएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो तुमने पहले रोकने के लिए क्या किया भाई? रिसर्च का जो सारे का सारा सिस्टम था, उसको क्यों नहीं पुख्ता किया? उसका बजट क्यों नहीं बढ़ाया? भारत में अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं बढ़ाई? मेक इन इंडिया के नाम पर आपने असेंबल इन इंडिया क्यों किया? टेक्नोलॉजी के हम यूजर क्यों बने, क्रिएटर क्यों नहीं बने? क्या इस पर किसी का ध्यान था? और मोदी के पास तो खुला मैदान था। पहली 2 टर्म में तो विपक्ष नाम की कोई चीज थी ही नहीं, जैसे चाहते वैसे कर लेते। तो जब आपके पास सफलता के नाम पर केवल लफाची और नाकामियों का पूरा एक बंडल हो, तो तब इस तरह की लफाची करते हैं। आपने कहा न्याय प्रणाली, देखिए न्याय प्रणाली का राम प्रकाश जी संचालन कौन करता है? जजेस करते हैं ना। बहुत ही दुख के साथ एक बात मुझे कहना पड़ता है, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू द जुडिशरी, क्या आज की देश की 95% जुडिशरी कमिटेड नहीं है क्या? बता दीजिए अगर ना हो तो। उंगली पे जजों को गिन सकते हैं आप। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मदन बी लोकुर, रेखा शर्मा जैसे कितने जजेस डे इन एंड डे आउट याद दिला रहे कि क्या हो रहा है। दिल्ली दंगों के आरोपी, केस शुरू नहीं हो रहा, 5 साल से ऊपर उनको जेल में हो गया, और सुप्रीम हाई कोर्ट छोड़ दीजिए, लोअर कोर्ट तो छोड़ ही दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तारीख मिलती है, एडजर्नमेंट मिलता है। अरे भाई, मेरिट पे फैसला ही, और क्या बदलना चाहते हो अब संविधान में? आप बता तो दो मुझे, जो चाहते हो, जैसे चाहते हो। अडानी पर 22 मुकदमे, सेबी के पास जांच, 2 में क्लीन चिट मिलती है। सारे अखबार क्या छापते हैं? अडानी को क्लीन चिट, और उसका एक दिन के अंदर लाखों करोड़ रुपए का वो बढ़ जाता है नेटवर्क। इससे कोई जुडिशरी पूछने वाली है? और कैसी जुडिशरी चाहिए आपको? हमने को समझना पड़ेगा। आपको मोदी जी को जो उनका जो सोच है, जो आरएसएस की सोच है, उसको थोड़ा सा तोड़ करके देखिए। वो सोच ये है कि इस देश के अंदर कमिटेड लेजिस्लेचर हो, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी हो, कमिटेड जांच एजेंसियां हो, और कमिटेड जुडिशरी हो। जब आप कह रहे हैं, जब इनके साथी ये कह रहे हैं कि 95% जुडिशरी कमिटेड हो गई है, तो 5% की तो समस्या ही रहेगी ना। और 5% का प्रोसेस बहुत तेजी से चालू है। जब सर्विंग सीजीआई के भतीजे को जज बनाने की तैयारी इस तरीके से होती है कि वो आज से 20 साल के बाद वो इस देश का सीजीआई होगा, तो आप क्या तय कर रहे हैं? सोच के तो देखिएगा इस बार। और जज, जो कानून आपका है, उसको इंटरप्रेट कौन करेगा? राम प्रकाश और हेमंत तो करेंगे नहीं, इन्हीं जजेस को इंटरप्रेट करना है। जब 100% कमिटेड जुडिशरी आप इंश्योर कर रहे हैं, उसके बाद फिर कानून बदलने की जरूरत कहां बचेगी? वो तो आपके इशारों पर नाच ही रहे हैं और नाचेंगे। ऐसे ऐसे जज है राम प्रकाश जी, जो एनएचआरसी में चले गए, पता नहीं बीसीसीआई में कहां चले गए, सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए उन्होंने, जो आपके गौतम भाई थे, उनके सारे कष्टों का निवारण किया, एक भी फैसला उनके खिलाफ नहीं दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये जस्टिस काटजू कहते हैं, ये प्रशांत भूषण ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहा। वैसे लोगों के ऊपर भी फिर तो आप एक काम कीजिए ना, जैसे कल मैं और आप चर्चा कर रहे थे कि रविशंकर, नथुरा प्रसाद नंबर 1, और जो ठाकुर जो है हिमाचल प्रदेश वाले, उनको तो सीसी बना दीजिए, और जो सेकंड लाइन के आपके जितने प्रवक्ता हैं उनको जुडिशरी में ले आइए। ये तो आप कर ही सकते हैं ना, जो प्रवक्ताओं को ला सकते हैं। तो आपके पास तो सीनियर लीडरशिप भी बहुत है, आरएसएस से पूछ लीजिए, उन सबको बढ़ा दीजिए। कौन पूछेगा? कोई पूछने वाला तो है नहीं भाई। आरएसएस के लोग, 2 दिन पहले क्या हुआ, मोदी जी ने 15 अगस्त को क्या कहा था लाल किले पे कि दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ, मैं उसका प्राउड स्वयंसेवक और तमाम ज्ञान दिया उसके ऊपर। 2 दिन पहले एक आरटीआई लगाई गई कि भाई आरएसएस के बारे में एनजीओ का रजिस्ट्रेशन फला दिया।
कहा कि ये सब प्राइवेट इंफॉर्मेशन हम देंगे ही नहीं, और जो ऑडिट और उनका पैन नंबर और फलाना, वो कह दिया कि ये हमारे पास रिकॉर्ड में अवेलेबल नहीं। ऐसी संस्था जो देश के कानून के तहत, प्रधानमंत्री जब लाल किले पे ये कह रहा है कि वो एनजीओ है, तो एनजीओ का कोई संविधान कानून कुछ तो होता होगा, मेंबरशिप होती होगी, कोई पैन नंबर होता, कुछ तो होता होगा। और प्रधानमंत्री आजादी के दिन, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं, और उसी का स्वयंसेवक उपराष्ट्रपति है, उसी से जुड़े हुए वो खुद है, उसी से जुड़े हुए तमाम देश के मुख्यमंत्री, तमाम राज्यपाल। उसके बाद आप कहते हो कि नहीं, हमें तो संविधान बदलना पड़ेगा, न्याय प्रणाली दिक्कत कर रही है। और क्या चाहिए भाई आपको? फिर तो आपको केवल उत्तर कोरिया घोषित रहना बाकी। इसलिए मैं आपको कहता हूं, नंबर सबका आएगा, जुडिशरी का केवल नंबर बचा हुआ है थोड़ा सा, ज्यादा उम्मीद मत पालिए उससे। जिस तरीके की टिप्पणियां रोज आती है, सुप्रीम कोर्ट का जज अदालत में बैठ करके वीर सावरकर के बारे में राहुल गांधी को कैसे डिमीन कर रहा था। केस क्या आया था कि इनके खिलाफ मानहानि का केस चलना चाहिए, मेरिट्स पर आप देख के फैसला कर लीजिए। वीर सावरकर सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट का जज ठीक वैसे ही कर रहा था जैसे धनखड़ साहब राज्यसभा में सभापति की कुर्सी में बैठे करते कि नहीं करते। क्या कर लिया आपने उसका? क्या हो जाएगा बताइए? और इसके बाद भी अगर कानून बदलने की बात है तो आप लाइन समझिए, दिल मांगे मोर। ये न्यायपालिका कंप्लीट इन हार्मनी दिखाई दे, वो भी आपने विज्ञान भवन में देखा प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा गया, दुनिया के सबसे दूरदर्शी नेता, सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा था। उसके इमीडिएटली बाद उसको अपॉइंटमेंट मिली, बहुत शानदार किस्म की, पोस्ट रिटायरमेंट। तो वो लोग चाहिए, सवाल का मामला खत्म करना है सर। कोलेजियम और कमिटमेंट, ये जो दो सी हैं, ये पूरे देश का सिस्टम हिलाने के लिए पर्याप्त हो गए हैं। इस समय पूरे देश का सिस्टम हिला रहे हैं। लोकतंत्र, संविधान इनकी वजह से खतरे में आया है, कायदे से जिनको इनका रक्षक माना जाता है। 100%, इसमें कोई धोखा मत खुद मानिए। खतरा बन और चुके हैं। और जो 2 से 4% जो लोग बचे हुए हैं ना, जो सवाल करते हैं, जो सारे कानूनों के हिसाब से चलते हैं, या तो उनको रोस्टर में ऐसी जगह बिठा दिया जाता है कि उनके पास कोई डंका केस ही ना है जो सरकार को कहीं प्रभावित कर पाए। नाम नहीं लूंगा, सुप्रीम कोर्ट में ऐसी एक महिला जज आज भी है, वो कहीं दिखाई नहीं देती। उन्होंने हर मौके पर अपने आप को प्रूव किया है। जो इंदिरा गांधी के बारे में एक चीज कही थी ना कि पूरी कैबिनेट में अकेला जेंटलमैन इंदिरा गांधी, तो ऐसी सूरत तमाम जगह पे आपको दिखाई देती है। और उस महिला वर्ग को सुप्रीम कोर्ट में बताइए क्या रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। हर जगह वीकेंड पर सेमिनार तमाम दिए जाते हैं, भाषण सारे जजेस देते हैं, मौजूदा चीफ भी देते हैं, भावी चीफ भी देते हैं। जो उनका अगर कोई भाषण सुन ले तो भारत की न्यायपालिका तो पूरी दुनिया पे परचम फैला रही है। और जब उनकी कोर्ट में टिप्पणियां देखें और उनके फैसले देखें, उनके बीच का जो भेद है वही सारा असलियत खेल है। तो ये जो भेद है आज की तारीख में तो आपको दिखता भी है कि सॉलिसिटर जनरल को धमका दिया, उसको फिक्स कर दिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को कुछ कह दिया, सरकारी वकीलों को कुछ कह दिया। ये जो चाहते हैं वो ये है कि जैसे मीडिया करता है कि मीडिया के अंदर कोई सवाल छोड़ा ही नहीं, उस टाइप की एजेंसियां पालतू बना दी गई। वैसा काम जुडिशरी के साथ करना चाहते हैं, इसलिए जुडिशरी बाधा है विश्वगुरु बनने में। वरना तो आप ये बताइए ना, सब कुछ लुटा दिया गौतम भाई को, सब कुछ लुटा दिया। उनके खिलाफ कौन सा फैसला है आज तक, कौन सी अदालत में? नाम बता दीजिए मुझे एक का, 11.25 साल में। और इसके बाद भी अगर न्यायपालिका बाधा है विश्वगुरु बनने में, आर्थिक महाशक्ति बनने में, तो फिर बताइए क्या करें। असली बाधा राम प्रकाश जी आपका लैक ऑफ विजन, हकीकत ये आपकी कुपड़ता है, आपका अज्ञान है, आपकी संकुचित सोच है, आपकी सांप्रदायिक और जातिवादी राजनीति है, और आप सीखने को तैयार नहीं है। आप पाकिस्तान को सबक सिखाने आए थे, आप भारत को पाकिस्तान बनाने को तुले हुए। भारत के अंदर जो गंगा जमनी तहजीब थी उसको कहां ले जाके खड़ा कर दिया आपने? क्या और क्यों? आप बनेंगे विश्वगुरु, और यूथ की आपने हालत क्या कर रखी है? पुलिस नहीं पकड़ रही गोवंश गो हत्यारों को, नए यूथ जो सुबह शाम तक क्राइम कर रहे हैं। बताइए, आपने किसी भारतीय जनता पार्टी के, उनके अनुशासन संगठन के किसी मुखिया का, किसी मंत्री का, किसी पदाधिकारी का बच्चा गोरक्षक बनते हुए देखा है क्या? बता दीजिए क्या नाम? सारे के सारे मंत्री, सारी कैबिनेट, उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं? सब विदेशों में। और मेरे रात के नारे कहां लगा रहे? सड़कों पर। ये नया भारत बनाना है, इसको समझ लीजिए आप बस। और जो आपके H1B में ट्रंप ने क्या कर दिया, मोदी को क्या फर्क पड़ता है? वो तो सारे विदेश में रहे H1B वाले तो, और यहां वाले भक्त हैं, उनको H1B अप्लाई नहीं करना, तो कहां समस्या रहेगी? तो इसलिए मोदी जी के सिलेबस में नहीं है। अभी तक ये लोग 4 दिन हो गए, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में जो सामरिक समझौता हुआ है
उसकी स्टडी कर रहे हैं भाई, बताइए। इतना बड़ा विदेश मंत्रालय, लेजर आइड जयशंकर कहाँ है? कोई शब्द सुनाओ आपने? तो पूरे का पूरा जो सिस्टम था देश का, वो एक इंडिविजुअल सेंट्रिक कर दिया गया कि वो जो कह दे वो सही। मोदी जी के शक से और नक्शे शिक तक एक चीज दिखाइए मुझे जो स्वदेशी यूज करते हो। कल भावनगर में 35 मिनट के भाषण में क्या कह रहे थे वो? केवल एक कष्ट है कि वो दूसरे देशों पर निर्भरता। वो किसने करी? 11.25 साल से आप मेक इन इंडिया का बात कर रहे हैं ना, आपने असेंबल इन इंडिया के अलावा भारत में क्या बढ़ा दिया? उसे एक चीज का नाम बता दीजिए, बताइए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में चाइना को जो निर्यात था, जितना भी था $14 बिलियन, आज वो घट के 12.25 हो गया। ये है आपका मेक इन इंडिया। चाइना से, ताइवान से, तमाम देशों से स्पेयर पार्ट्स आते हैं। भारत के अंदर एप्पल फोन असेंबल होता है, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, उसमें तमाम तरह की रियायत दी गई। और मोदी जी क्या कहते हैं कि दुनिया का हर तीसरा, हर चौथा फोन भारत में बन रहा है। उसमें कोई भारत का कंपोनेंट भी है क्या? और क्या कहते हैं? भारत के लोगों का पसीना होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन? तो कंसेप्चुअली दीज पीपल, दे आर नॉट क्लियर। और वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हमें सारी बातों का पता है। ट्रंप जिस बात पे खेल रहा है, पूरी दुनिया के नेता किस बात पे खेल रहे हैं कि इनके साथ फोटो खिंचवा लो, दे आर हैप्पी विद दैट। उसके बाद जो मर्जी करो। 3 दिन पहले मोदी जी को जन्मदिन की बधाई दी थी, और उसके बाद क्या कहा? इमीडिएट बात, यूरोपियन यूनियन को कहा कि भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाना चाहिए। आपको काट नहीं कहा? कॉल काटते ही अगली स्टोरी क्या आई कि ट्रंप रिक्वेस्ट यूरोपियन यूनियन टू इम्पोज 100% टैरिफ्स ऑन इंडिया। ये मित्रता है। और वो कहे माय फ्रेंड मोदी इज अ मैग्निफिसेंट मैन, इज अ वंडरफुल मैन। इन दो शब्दों के ऊपर वक्त ले लो। मोदी जी बस पूछ रही, एएनआई के ट्वीट को रीट्वीट करके मोदी जी ऐसे जैसे वेट ही कर रहे होंगे, ट्वीट आएगा, ट्रंप कुछ बोलेंगे, और उसके बाद भी, और उसके बाद भी इनको कानून से परेशानी है। इस देश की विश्व शक्ति बनने में सबसे बड़ी अगर कोई एक बाधा है राम प्रकाश जी, वो है भारतीय जनता पार्टी की संकुचित सांप्रदायिक सोच। भारत के अंदर वो तमाम संभावनाएं हैं, भारत के यूथ में वो हर चीज है, वो हर लायक लियाकत है। वो जब इतने बड़े बड़े नासा और माइक्रोसॉफ्ट और पता नहीं किस किस कंपनी को चला सकते हैं, वो ऑपरेट कर सकते हैं, उनको लीड कर सकते हैं, तो क्यों नहीं भारत के अंदर? क्यों नहीं? वो आपने 11.25 साल में क्यों नहीं वो माहौल क्रिएट किया? आपने तो कावड़िए पैदा करे, कावड़ियों पे फूल बरसाए। कभी किसी टेक्नोक्रेट का भी सम्मान करते देखा है क्या? कभी किसी आईआईटी के अंदर प्रधानमंत्री को भाषण देते हुए देखा है क्या? इंटरेक्ट करते हुए देखा है क्या? राहुल गांधी करते हैं तो भारत विरोधी। कर लीजिए, क्या करेंगे आप? क्यों? क्योंकि वो सवाल पूछते हैं। ये जो पूरा पूरा जो सीन है, जो बात निशिकांत दुबे ने कही थी, प्रधानमंत्री ने भावनगर में उसी पर एक तरीके से मुहर लगाई है सीधे तौर पे। बस ये था कि दोनों की भाषा की अपनी मर्यादा है, भाषा का थोड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री के तरीके से बोला है, और निशिकांत दुबे ने एक ऐसे सांसद के तौर पर जिसको सिर्फ इसी तरीके की लाइन बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रखा हुआ है। खुद का तो कुछ है नहीं, रखा हुआ है। कारपोरेट मीडिया, कारपोरेट का चहेता, एक तरीके से कारपोरेट के लिए काम करने वाला आदमी। क्या शब्द इस्तेमाल होता है वो आप दर्शक खुद कर लें अपने हिसाब से। तो ये सब लोग एक ही फ्लो में बह रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि संविधान पर अगर आपका भरोसा नहीं है, संविधान में लिखे गए नियम कानूनों पर आपका भरोसा नहीं है, तो फिर आप देश चलाएंगे कैसे? फिर ये सर झुकाने के का नाटक जो हर बार करते हैं वो क्यों करते हैं? जी। राम प्रकाश जी, जब देश का संविधान बनकर फाइनलाइज हो रहा था और जब ये लोग सारे उसमें रामलीला मैदान में वो पुतले जला रहे थे, सब चला रहे थे, संविधान तो वही है। उसके बाद 10 साल अपने 3 बार प्रधानमंत्री अटल जी भी रह गए, उसके बाद मोदी जी आ गए, मोदी जी की तीसरी टर्म। जिस संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं था, मोदी जी ने फिर उस संविधान की शपथ क्यों ली थी? इसका जवाब है किसी संघी के पास? कि जिस संविधान को मानने को तैयार नहीं, उसी के सामने सिर झुकाते हो, उसी संसद के दरवाजे पर मत्था टेकते हो, और उसी संसद के भवन को बदल करके पुराने संसद भवन जहां मत्था टेकता था उसको तो संग्रहालय बना दिया। संग्रहालय का मतलब पता है? जो चीज मौजूद ना हुई हो, अतीत की चीज हो। तो संसद तो किस चीज का प्रतीक है? लोकतंत्र का। जो हमारा जो समय वो था लोकतंत्र का प्रतीक, उसको तो आपने संग्रहालय बना दिया और नया संसद बनाया। तो जहां मत्था टेकते हैं वो समझ लीजिए इसका मतलब क्या होता है। उस भवन पे टेका था तो वो भवन संग्रहालय हो गया, संविधान के सामने मत्था टेका था। इस संविधान की रक्षा करना इस सारे देश के लोगों का काम। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।